जी सर। जीआईजीएल के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसे हमने पहले लास्ट वाले चैप्टर में बात किया, लास्ट वाला चैप्टर हमारा किस रिगार्डिंग था? लास्ट वाला चैप्टर जो हमारा था वो किस रिगार्डिंग था? दैट चैप्टर वाज रिगार्डिंग with regard to the civil सिविल cases। प्रोसीजर। वो सिविल केस से रिलेटेड था। अब हम क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे। क्रिमिनल केसेस की जो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, ये कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 1974 के अंदर। ये सारे के सारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब इसके अंदर दो लॉ है। एक तो बात होती है क्रिमिनल लॉ दो तरह के हैं। क्रिमिनल लॉ दो तरह के हैं। पहला सब्सटेंशिव लॉ, सब्सटेंशिव लॉ, और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। अब जब मैं बात करता था, मैंने सिविल लॉ, सिविल सीपीसी में बात की कि दो तरह के लॉ होते हैं। सब्सटेंशिव लॉ जो राइट एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं, और जो लाइट उसको सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं, और जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कराने का काम करते हैं वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं। तो सेम चीज किस में है? क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अब इंडियन पैनल कोड के तहत, जो इंडियन पैनल कोड है उसके अंदर सारे पेनल्टीज बता रखी है। ये बताता है कि क्या कौन सा एक्ट ऑफेंस होगा, कौन सा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। इंडियन पैनल कोड बताता है कि भाई कौन सा एक्ट जो है वो ऑफेंस होगा और कौन सा एक्ट जो है ऑफेंस नहीं होगा। और दूसरा प्रोसीजरल लॉ है, वो बताता है इट सप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ, और ये क्या है? इसके सुपोर्टिव रोल प्ले करता है। इंडियन पैनल कोड के सुपोर्टिव रोल प्ले करता है। इट सप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ, इट सप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। ये आईपीसी के प्रोविजन को क्या करता है? सप्लीमेंट करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये क्या करता है? ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। किस चीज का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। सीआरपीसी भी इसको बोलते हैं। सीआरपीसी 1973, इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस चीज के रिगार्डिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ये हमें प्रोसीजर बताता है किस तरह से जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनका ट्रायल किया जाएगा, उनकी सुनवाई किसी की जाएगी। समझ आ गई? क्लियर है? जो ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ बताई गई है? ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है इंडियन पैनल कोड के अंदर। इंडियन पैनल कोड में जो ऑफेंस बताए गए हैं उनका ट्रायल किस तरह से किया जाएगा, तो वो प्रोसीजर किसमें बताया गया है? कोर्ट के अंदर उसको कहाँ पे ट्रायल किया जाएगा, कैसे ट्रायल किया जाएगा, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। क्लियर है?
Yes, sir. The code of criminal procedure create the necessary machinery for apprehending the criminal investigation, the criminal cases, their trial before the criminal court, and imposition of proper punishment on the guilty person. ये एक मशीनरी की तरह काम करता है, एक नेसेसरी मशीनरी बताता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीआरपीसी एक मशीनरी की तरह काम करता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उसका कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाता है, फिर बाद में पुनिशमेंट दी जाती है, जो भी गिल्टी होगा उसको पुनिशमेंट मिलती है। तो इसमें पूरा प्रोसीजर रहता है, इन्वेस्टिगेशन से लेके टिल पुनिशमेंट तक का। समझ आ गए? Yes, sir. अब ऑफेंस क्या होता है? Yes, sir. ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस का मतलब, अब एज पर सीआरपीसी ऑफेंस क्या है और एज पर इंडियन पेनल कोड क्या है, बात करते हैं। ऑफेंस Section 2 clause N of the CRPC define the word offense mean any act or omission made punishable by the law for the time being force। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो या फिर आप कोई ऐसी ओमिशन करते हो जो कि लॉ के अंदर पुनिशेबल है, तो वो ऑफेंस है। पेनल कोड का सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड state that offense denote a thing made punishable by the court। ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कोर्ट के अंदर क्या है, पुनिशेबल है, जो कोर्ट के अंदर क्या है, पुनिशेबल है, तो वो किस में आती है, ऑफेंस के अंदर आती है। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया का मतलब क्या होता है, बात करते हैं। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। अब सीआरपीसी क्या कहता है, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, मान लो मंशा से गलती से किसी को चाकू लग गया और उसकी मौत हो गई, क्या मंशा की ये करने की कोई इंटेंशन थी या नहीं थी? No, sir. नहीं By थी सर। accident. ये कहना चाह रहा है कि आपने कुछ गलत काम किया है, उस गलत काम करने की आपकी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। उस गलत काम करने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए गिल्ट। भाई हाँ, आपको पता था, आपको जानबूझ के आपने ये ऑफेंस किया है, तभी आप एज अ क्रिमिनल जो है माने जाओगे सीआरपीसी के अंदर। लेकिन बाय चांस आपकी वो काम करने की कोई वो नहीं थी, टेंशन नहीं थी, आपसे गलती से हो गया, तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेंसरिया मींस गिल्टी माइंड। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेनल लायबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द मैक्सिमम एक्टस नॉन फेसिट रिट रियम निसी मेंसिट्रिया। मतलब जो प्रिंसिपल है, पैनल लाइबिलिटी जो सीआरपीसी के अंदर लगती है, वो कौन से प्रिंसिपल के बेस पे लगती है? वो लगती है मैक्सिम ऑक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, जिसका मतलब है अनलेस act is done with guilty intention it will not be criminally punishable। समझ आ गई? Yes, sir. The general rule to be stated is that there must be a mind at a fault before there can be a crime। Thus, mens rea is an essential ingredient in every criminal offense। तो mens rea का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है?
Yes, sir. जी सर। नाउ दूसरी डेफिनेशन, प्लीडर। अब आता है प्लीडर क्या होता है। With reference to any proceeding in the court, with reference to any proceeding in the court, it means a person authorized by or under any law for time being in force to practice in such court and include any other person appointed with the permission of the court to act in the proceeding। ये कहना चाह रहा है कि with reference to any proceeding in the court, it means a person authorized by or under the law for time being in force to practice in court or include any person appointed with the permission of court in the proceeding। It is a inclusive definition and no legal person appointed with the permission of the court। कोई भी नॉन लीगल पर्सन जो कोर्ट की परमिशन के द्वारा कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है किसी लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्लीडर होता है। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बात करें। आगे बात करें। Yes, sir. जी सर। अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कि ये कहना चाह रहा है कोई भी पर्सन जिसको एज पर सेक्शन 24 अपॉइंट किया गया है, या कोई भी पर्सन जो एज पर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहा है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में आएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज इन लार्ज सेंस एंड आल्सो an officer of the court and he is bound to assist the court with the fair view and fair exercise of function। तो ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर है? समझ आ गई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इन लार्जर सेंस, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट का ऑफिसर होता है, एंड ही इज बाउंड टू असिस्ट द कोर्ट, और वो क्या करता है? कोर्ट को असिस्ट करता है विद हिज फेयर व्यू एंड फेयर एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन। एनी डाउट? नो सर। अब आता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड की क्या क्या क्लासेस होती है? पहला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये सारा क्या होता है? दिस ऑल आर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड।
क्लियर है? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जी सुप्रीम सर। कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशन होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होता है। ये सबसे लोअर होता है, फिर उससे ऊपर फर्स्ट क्लास होता है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन होता है, फिर होता है हमारे पास हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ आ गई? क्लियर है? यस डाउट? सर। Yes, sir. यहाँ तक कोई No, डाउट sir. हो तो मुझे बताओ। No, sir. आगे बढ़े। नो सर, नो डाउट। हम्म। आगे बात करते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। पावर ऑफ द कोर्ट to pass sentence. Sentences which High Court and Session Judge may pass. Sentences which High Court and Session Judge may pass. Power of the court to pass sentence. Sentence which High Court or Session Judge may pass. According to the Section 28, High Court may pass sentence authorized by the law. High Court जो है वो क्या कर सकता है? पास कर सकता है एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय द लॉ। हाई कोर्ट के पास पावर है किसी भी सेंटेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोई भी पुनिशमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सजा। हाई कोर्ट कोई भी सजा तब सुना सकता है जो कि उसको अथोराइज बाय लॉ किया हुआ है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास सेंटेंस अथोराइज बाय द लॉ। जो सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, वो कोई भी सजा सुना सकते हैं जिसको लॉ ने अथोराइज किया गया है। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ, लेकिन डेथ की जो सेंटेंस है उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। An assistant session judge may pass sentence authorized by the law except a sentence of death or imprisonment or for life or imprisonment for a term 10 years. जो असिस्टेंट सेशन जज है या फिर कोई भी असिस्टेंट सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जिसको लॉ ने ऑथराइज किया गया है एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years। इन डेथ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के और 10 साल की सजा को छोड़ के बाकी सारी सजा एक असिस्टेंट जज सुना सकता है अगर उसे लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। आगे बढ़े। यस सर। सेंटेंस which magistrate may pass। सेंटेंस which magistrate may pass। मैजिस्ट्रेट कौन कौन सी सजा सुना सकता है? Sections 21 lay down that the power of individual category of magistrate to pass sentence has ended. The court of chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by the law except a sentence of death, life imprisonment for a term और कोई भी life imprisonment या फिर imprisonment for a term exceeding 7 years। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सजा अगर उसको ऑथराइज किया गया है लॉ ने वो सुना सकता है, लेकिन एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 7 ईयर नहीं कर सकता।
दूसरा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज और बोथ। एक मैजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है, जिसके लिए क्या है, मिनिमम सजा जो होगी 3 साल की हो सकती है। मिनिमम सजा मतलब 3 साल से ऊपर। ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, मतलब मिनिमम वो कितने टाइम तक की सजा सुना सकता है, मैक्सिमम सॉरी 3 साल तक की सुना सकता है। अगर 3 साल से ऊपर है तो वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस 3 साल से ऊपर की सजा नहीं सुना सकता। और अगर फाइन जो है 5,000 से ऊपर है तो उससे रिगार्डिंग वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सजा नहीं सुना सकता। मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है वो कितनी सजा सुना सकता है। एक मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 साल। अगर 1 साल से ज्यादा की कोई टर्म से ज्यादा की कोई सजा नहीं है तो उससे रिलेटेड वो नहीं सुना सकता। और द फाइन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज, और जो फाइन है 1,000 से ज्यादा नहीं है तो वो नहीं सुना सकता। दीज आर द सेंटेंसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है। दीज आर द सेंटेंसेस। क्लियर है? एनी डाउट? No, sir, no doubt. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ऑफेंस हमने No, ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑफेंस की डेफिनेशन सेम है। अब हमारे पास Yes. आता है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अब हमारे पास आता है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं लेस सीरियस ऑफेंस, एक होते हैं मोर सीरियस ऑफेंस। जो लेस सीरियस ऑफेंस है उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, जो ज्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। लेस सीरियस ऑफेंस के अंदर आपको बेल मिल सकती है, मोर सीरियस ऑफेंस के अंदर आपको बेल नहीं मिल सकती। समन केसेस जितने भी होते हैं वो सारे लेस सीरियस ऑफेंस के लिए आते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, समन भेजा जाता है। और मोर सीरियस केसेस के अंदर वारंट केस आते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. अब Yes, सबसे sir. पहले हमारे पास आता है टॉपिक बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। हमारे पास एक टॉपिक आता है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेल का मतलब क्या होता है? बेल बेल का मतलब होता है किसी अक्यूज्ड को ऑफिसर और लॉ की कस्टडी से रिलीज करना। बेल का मतलब होता है रिलीज द अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ऑफिसर ऑफ लॉ and entrusting him to the private custody of person who are shortly to produce the accused to answer the charge at the stipulated time or date। मान लो किसी पर्सन को, आपने मूवीज में भी देखा होगा, किसी पर्सन को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है, कस्टडी में, कोई बड़ा पर्सन मान लो। अगले ही दिन उसका वकील आके, उसका लॉयर आके क्या कर लेता है, उसको छुड़वा लेता है, बेल करवा लेता है। जो ये लॉयर है ये ऑफिसर और लॉ को क्या करता है, श्योरिटी देता है कि भाई जब भी इस पर्सन को बुलाया जाएगा मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं इसको लेके आऊंगा, आप इसको बेल दे दीजिए। समझ आ गई? क्लियर है? जी, sir. हाँ। Yes, sir. एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो ग्रांट की जाती है बाय द हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा टू अ पर्सन हु apprehend arrest for having committed a non-violable offense but has not yet arrested। जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो ग्रांट की जाती है किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा।
या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा टू अ पर्सन हु एप्रीहेंड अरेस्ट फॉर हैविंग कमिटेड अ नॉन वोलेबल ऑफेंस बट हैज नॉट येट अरेस्टेड. Opportunity of hearing must be given to the opposition party before granting anticipatory bail. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है कि भाई अगर किसी पर्सन को ये लग रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, उसे एप्रीहेंशन है, उसको आशंका हो रही है कि मुझे फ्यूचर में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो क्या ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी बिफोर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल. बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? मीन्स ऑफेंस विच इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच आर बेलेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके लिए आपको क्या मिल सकती है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेल मिल सकती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस. दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस. क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. एनी डाउट? जी सर. बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्लियर है? Yes, sir. यस सर. बेल क्या होता है? सेम टू सेम जो हमने ऊपर पढ़ा. बेल का समझ आ गया, बेलेबल ऑफेंस का समझ आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े. जी सर, क्लियर है. हाँ. जी सर. अब हमारे पास आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सौरभ यहाँ पे है ब्रदर या नहीं है? चलो, कॉग्निजेबल नहीं ऑफेंस है. क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसको जो पुलिस है बिना वारंट के आपको पकड़ सकती है. जहां पर पुलिस बिना वारंट के, जैसे कई बार क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, विलेन के घर पे पुलिस जाती है और उसको कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, तो उसको बोलती है कि वारंट कहाँ है आपके पास. ऐसा होता है, आपने देखा है वो चीज, मूवीज में ऐसे सीन देखे हैं? जी सर, देखिए. हाँ. बट कुछ Yes, ऐसे sir. ऑफेंस होते हैं जिसमें बिना वारंट के भी पुलिस आपको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है. वो ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया किसी का. अब मर्डर में पुलिस पहले वारंट थोड़ी देखेगी, मर्डर कर दिया पकड़ लो, तो वो होते हैं सीरियस ऑफेंस, उसके लिए हैवी पुनिशमेंट लगती है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं मीन्स ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ऐसे ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती टू अरेस्ट विदाउट वारंट. बिना वारंट के means offense in which police officer has no authority to arrest without warrant. Thus, non-cognizable offense need special authority to arrest by the police officer. तो ये चीजें होती हैं cognizable offense, non-cognizable offense. तो दोनों offense ये हो गया पर चलते हैं. क्लियर है? जी सर. Yes, sir. आगे हमारे पास आता है समन केस और वारंट केस क्या होते हैं. समन केस क्या होते हैं? समन केस रिलेटिंग टू ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस. समन केस वो होते हैं जिसमें जो वारंट केस नहीं होते. अब वारंट केस क्या होते हैं? वारंट केस वो केस होते हैं मींस अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, and imprisonment for a term exceeding 2 years. ऐसे केस जो पुनिशेबल होते हैं बाय द डेथ या फिर imprisonment for life या फिर imprisonment for exceeding 2 years, तो उनको वारंट केस बोला जाता है. यहां तक आप सबका क्लियर है? यहां तक आप सबका क्लियर है? आप यहां तक करो, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करते यस हैं. सर. Yes, sir. अभी आप इतना करो, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. अभी के लिए इसमें Okay, sir. ठीक है. ओके सर. ओके डियर, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट Yes, क्लास में. sir.
अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ओके सर। ओके जी, ओके।